गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? कमेंट करके बताते रहिए। देखिए बच्चों, आज मैं फिजिक्स के नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके पास हूँ, आपके सामने हूँ। देखिए बच्चों, फिजिक्स का जो पहला चैप्टर, अभी तक हम लोग पहले चैप्टर की बात कर रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है पहले चैप्टर का नाम कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, या कहीं कहीं पे वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र है। तो इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको वैद्युतिकी के बारे में, उसका इतिहास क्या होता है उसके बारे में बताया है। वैद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, आवेशन की कितनी विधियां होती हैं, वैद्युत आवेश के मूल गुण मीन्स जो 3 मूल गुण हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आवेशों की योज्यता, आवेश का संरक्षण, क्वांटमीकरण इत्यादि के बारे में बताया है। तथा इससे पहले वाले वीडियो में आपको मैंने गेलमन तथा ज़ोएक द्वारा संपादित क्वार्क के बारे में या खोजे गए क्वार्क के बारे में भी बताया है। अब हम लोग अपने आगे वाले टॉपिक कूलाम के नियम पर चलते हैं। बच्चों, अभी तक मैंने आपको बताया है कि जो वैद्युत आवेश होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश तथा ऋण आवेश। अब जो धन आवेश होते हैं या सजातीय आवेश होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तथा जो विजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो बच्चों इस बात को ध्यान रखेंगे, जो सजातीय आवेश वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जो विजातीय आवेश हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस स्थिति में बच्चों, जब ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे तो जाहिर सी बात इनके बीच कोई बल कार्य कर रहा है। वो बल क्या कहलाएगा? वैद्युत बल। अब जो प्रतिकर्षित करेगा तो वो प्रतिकर्षण बल होगा, जहां पर आकर्षित होगा वहां पर आकर्षण बल होगा। तो इन स्थितियों में ये ज्ञात होता है कि सजातीय जो आवेश होते हैं उनके बीच प्रतिकर्षण बल तथा जो विजातीय आवेश होते हैं उनके बीच आकर्षण बल होता है। इन्हीं सब घटनाओं को लेकर कूलाम ने ये बताया कि जब निर्वात में कोई 2 आवेश एक दूसरे से परस्पर दूरी पर स्थित होते हैं तो क्या होता है, उनके बीच कोई बल कार्य करता है या नहीं करता है। इसी से संबंधित है कूलाम का नियम। बच्चों, फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलाम ने 1784-85, कहीं कहीं पे 1784 दिया है, मैक्सिमम जगह 1785 है, तो आप ध्यान दे सकते हैं, इसीलिए मैंने दोनों लिख दिया है। 1784-85 में प्रायोगिक तथ्यों के आधार पर 2 वैद्युत आवेशों के बीच कार्य करने वाले वैद्युत बल के संबंध में एक नियम दिया है, जिसे हम क्या कहते हैं? कूलाम का नियम। क्या कहते हैं? कूलाम का नियम। कूलाम ने किसके बारे में बताया है बच्चों? कूलाम ने प्रायोगिक तथ्यों के आधार पर 2 वैद्युत आवेशों के बीच कार्य करने वाले वैद्युत बल के संबंध में एक नियम दिया है, जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। आइए देखते हैं बच्चों क्या होता है कूलाम का नियम, कूलाम के नियम की परिभाषा क्या होगी, इन सब के बारे में हम देखते हैं। ये देखिए, माना 2 आवेश हैं, एक Q1 हो गया, एक क्या हो गया? Q2 हो गया। दोनों प्लस हम मान लेते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? R है। तो देखिए, कूलाम के नियमानुसार बच्चों, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों, जैसे ये Q1 और Q2 क्या हो गए? स्थिर बिंदु आवेश। तो कूलाम के नियमानुसार किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, देखिए समान आवेश होंगे तो आकर्षण बल, विपरीत आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण बल, सिंपल सी बात। तो फिर से एक बार देखते हैं, किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों बिंदु आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की, किनके बीच की? जो बिंदु आवेश हैं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बार फिर से देखते हैं बच्चों,
कूलाम का नियम, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों बिंदु आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये है बच्चों कूलाम का नियम। इसके अब हम देखते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F is proportional to Q1 Q2 मीन्स जो लगने वाला बल है वो देखिए जो आवेश हैं उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। फिर F is proportional to 1/r²। क्या हो गया, उनके बीच जो बिंदु आवेश हैं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अगर हम इसको मिला लें तो F is proportional to Q1 Q2/r²। नाउ F इक्वल टू, ये देखिए जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहां पर आता है K। आप सभी को पता है बच्चों K Q1 Q2/r², जहां K इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 1/4πε0, या फिर इसे हम क्या K का मान यहां पर रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये बच्चों कूलाम का नियम है। अगर आपसे कूलाम के नियम का सूत्र पूछा जाए तो क्या होगा, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब चूंकि ये F है तो जाहिर सी बात क्या है, बल है। तो बल है तो यहाँ पर इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा बच्चों। बात आई समझ में कि यहाँ पर क्या है बच्चों, के यहाँ पर समानुपातिक नियतांक है, क्या आप इसको नियतांक बोल सकते हैं, क्या है नियतांक है। के का मान 1/4πε0 होता है। क्या होता है 1/4πε0। ये प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया गया। या फिर हम इसका मान ये भी लिख सकते हैं K इक्वल टू 1/4πε0, या फिर इसकी वैल्यू होती 9 × 10⁹। अब देखिए इसका मात्रक हमें लिखना है बच्चों। हमें पता है कि K का मात्रक नहीं पता है जैसे, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहीं पे आते हैं, आपको बताया दे रहे हैं F इक्वल टू K Q1 Q2/r² है बच्चों। अब K इक्वल टू अगर हम निकालें तो F × r² Q1 Q2, क्योंकि फिजिक्स में कोई भी राशि बिना मात्रक के अपूर्ण है। क्लियर, तो इसलिए मात्रक लिखना जरूरी है। अब देखते हैं क्या है F × r²। तो F क्या है, F का मात्रक न्यूटन, R क्या है बच्चों, दूरी है, और दूरी का मात्रक मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति Q1 Q2। Q1 क्या है, कूलाम है, फिर Q2 भी क्या है, आवेश है, और आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम। यानी कि अगर हम इससे K का मात्रक निकालें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो बच्चों इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। क्लियर बच्चों, ये प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया गया है। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट, या हम इसे एप्सिलॉन 0 भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 क्या है, एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता है। क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। क्लियर बच्चों। अब अगर एप्सिलॉन नॉट का मान पूछा जाए क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है बच्चों, 8.85 × 10⁻⁻12। अब देखिए हमारे सामने फिर से वही बात हो गई कि हमें मात्रक अगर हम रटना चाहें तो रट भी सकते हैं, नहीं रटना चाहें तो निकाल सकते हैं। देखिए एप्सिलॉन नॉट का मात्रक भाई K का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर था। अब K इक्वल टू क्या होता है 1/4πε0 इक्वल टू
अगर इसका हम मात्रक क्या माने, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, तो हमें एप्सिलॉन नॉट का चाहिए, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर हम देखना चाहें तो 1 भाई ये यहाँ आ जाएगा और ये इसके अपान में आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, क्योंकि 4 पाई क्या है, 4 पाई कांस्टेंट है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा, यानी ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो बच्चों इसका हम मात्रक क्या लिख सकते हैं, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये बच्चों एप्सिलॉन नॉट का मान, इन सब की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब हम आगे न्यूमेरिकल लगाएंगे तो उनमें इनकी वैल्यू रखना अनिवार्य रहेगा। वहां पर इनकी वैल्यू कहीं कहीं पे आप जब पेपर देने जाते हैं तो वैल्यू दी रहती है और कहीं कहीं पे नहीं दी रहती, तो हमें ये याद रखना है। ठीक है, इस तरीके से बच्चों हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देख ली, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देख ली। इन स्थितियों में अगर हम कूलाम के नियम की व्याख्या करना चाहें तो कर सकते हैं। वैल्यू अगर हमें कोई हमसे पूछे कि जो नियतांक होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो आप बता सकते हैं अच्छे तरीके से। क्लियर बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। तो बच्चों आगे देखते हैं हम, यदि आवेशों के बीच वायु अथवा निर्वात के अतिरिक्त कोई अन्य पदार्थ, जैसे मोम हो, कागज हो इत्यादि, तो जो बल लगने वाला बल है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, जो आवेशों के मध्य लगने वाला बल है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। अभी देखिए हम लोगों ने लिखा था F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये चूंकि एप्सिलॉन नॉट अभी मैंने आपको क्या बताया था, निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक है, अब अगर निर्वात ना होकर अगर इनके बीच अन्य कोई पदार्थ जैसे मोम अथवा कागज इत्यादि हो तो क्या होगा, क्या फर्क आएगा यहाँ पर। तो देखिए बच्चों, इस स्थिति में ये जो पदार्थ हैं इनका होता है परावैद्युतांक। इन पदार्थों को हम क्या कहेंगे, कुचालक पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे, कुचालक पदार्थ, या फिर हम इन्हें परावैद्युत पदार्थ भी कह सकते हैं। कुचालक पदार्थ कह सकते हैं या फिर परावैद्युत पदार्थ, जिन्हें हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक। तथा ये इनका जो परावैद्युतांक होगा वो क्या होगा, के होगा। क्या होगा, के, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर हम इसे के को बोलते हैं स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। ठीक है बच्चों, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, जो लगने वाला बल है वो हो जाएगा 1/Fm = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यहाँ इस के का मतलब परावैद्युतांक से है, जो इससे पहले वाला के आपको बताया वहां पे आपको दिमाग नहीं लगाना है। क्लियर। अब बच्चों देखते हैं इस के का जो मान होता है वो क्या होता है। इस के का मान सभी परावैद्युत पदार्थों के लिए क्या होता है, K > 1। भाई निर्वात में इसीलिए ये होता है, K हर जगह है, लेकिन निर्वात में क्या होता है, K का मान 1 होता है, इसलिए यहां सीधा 1 आ जाता है। क्लियर। लेकिन जब कोई परावैद्युत पदार्थ होता है तो यहां पर जो K का मान होगा वो क्या होगा, K is always greater than 1। K is always greater than 1, मतलब K का मान 1 से बड़ा होगा। लेकिन अगर परावैद्युत पदार्थ की जगह अगर कोई धातु हो, परावैद्युत पदार्थ की जगह यदि कोई धातु हो, तब K का मान कितना होगा, तब K का मान हो जाएगा इन्फिनाइट। इतनी बात आई समझ में बच्चों। अब अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसको इक्वेशन सेकंड मान लें, नाउ फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, तो F/Fm = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, इसके अपान में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K
Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो देखिए बच्चों ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचा के, और के बटेगा बटा है, पलट कर कहाँ आ जाएगा ऊपर, F अपान एफ एम इक्वल टू के। आगे देखते हैं, अभी हम इसी से आपको बताएंगे परावैद्युतांक की परिभाषा क्या होती है, डाई इलेक्ट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है। अब जो हमने एप्सिलॉन नॉट के लिखा है, यदि हम एप्सिलॉन नॉट के को क्या लिख दें, सिर्फ एप्सिलॉन लिख दें, क्या लिख दें, एप्सिलॉन लिख दें या सिग्मा लिख दें, क्या लिख दें, सिग्मा। तो यहां पर अगर हम इसकी वैल्यू रखें तो क्या हो जाएगी, एफ एम इक्वल टू 1 अपान 4 पाई सिग्मा Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब अगर हम इस कंडीशन में इन दोनों को बराबर माने, एफ एम और एफ एम को, तो देखिए यहां से सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट में भी एक रेशियो निकलता है, क्या निकलता है, एफ। अब अगर हम सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट में निकालें तो वहां भी यही रेशियो निकलेगा, क्या निकलेगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, के हो जाएगा, इक्वल टू बच्चों हो गया सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब हम यहां से अगर के की परिभाषा जानना चाहें तो देखिए क्या होंगी। अब देखिए सिग्मा क्या है, परमिटिविटी ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, मीन्स कुचालक पदार्थ या परावैद्युत पदार्थ की वैद्युतशीलता, तथा एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मीन्स निर्वात की वैद्युतशीलता। तो बच्चों इसी से हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, के इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, अर्थात किसी भी पदार्थ का परावैद्युतांक परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, अर्थात किसी भी पदार्थ का परावैद्युतांक निर्वात की, परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। किसी पदार्थ का परावैद्युतांक परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। अब चूंकि सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक एक ही होता है बच्चों, तो ये अनुपात है, कैंसिल हो जाएगा, अतः इसका मात्रक कोई नहीं रहेगा। बात इतनी समझ में आई बच्चों। अब हमने परावैद्युतांक की परिभाषा आपको इसी फार्मूले से बता दी है। आगे हम देखेंगे बच्चों कूलाम के नियम का महत्व। भाई कूलाम ने नियम खोजा है, नियम के बारे में बताया है, तो उसका कोई महत्व होना चाहिए, तभी तो हमारे काम आएगा। तो कूलाम के नियम का महत्व, कूलाम का नियम बहुत बड़ी दूरियों, बड़ी से बहुत छोटी दूरियों, यहाँ तक कि परमाणुवीय दूरियां लगभग 10⁻11 तथा नाभिकीय दूरियां लगभग 10⁻15 के लिए भी सत्य है। तो सबसे बड़ी बात यह है, कूलाम का नियम बहुत बड़ी दूरियों से लेकर बहुत छोटी दूरियों, यहाँ तक कि परमाणुवीय दूरियां लगभग 10⁻11 से नाभिकीय दूरियां 10⁻15 तक के लिए सत्य है। इसके अतिरिक्त इस नियम से, कूलाम के नियम से हमें उन वैद्युत बलों का पता चलता है जो इलेक्ट्रॉन को नाभिक से जोड़कर रखते हैं। उन वैद्युत बलों का पता चलता है जो इलेक्ट्रॉन को नाभिक से जोड़कर रखते हैं, तथा उन वैद्युत बलों, वांडर वाल्स बल के बारे में भी ज्ञात होता है जिनसे परमाणु जुड़कर अणु बनाते हैं, तथा इसके अतिरिक्त उन वैद्युत बलों का भी पता चलता है जो अणुओं को बांधकर ठोस तथा द्रव बनाते हैं। आई बात बच्चों समझ में, ये है कूलाम के नियम का महत्व। आगे आइए देखते हैं बच्चों हम लोग कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। सदिश स्वरूप की आवश्यकता क्यों हुई, क्योंकि कूलाम के नियम का जो अदिश स्वरूप हमें पता था उसके द्वारा हम परिमाण तो जान सकते थे, लेकिन इसमें निकालते हम क्या है, बल निकालते हैं। तो बल तो आपको पता है कि कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो बल की दिशा अगर हमें निकालनी हो तो हम अदिश रूप से नहीं निकाल सकते थे, इसके लिए हमें इसके सदिश रूप की आवश्यकता पड़ी। तो देखते हैं चित्रानुसार Q1 और Q2
चित्रानुसार माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 के स्थित सदिश क्रमशः R1 व R2 हैं। ये देखिए R1 और ये R2 हैं। आवेश Q1 से Q2 की ओर सदिश, अगर हम आवेश Q1 से Q2 की ओर सदिश निकालें AB, क्या निकालें AB, तो आपको पता है वेक्टर AB बराबर होता है वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA। ये देखिए वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA। देन AB का सदिश क्या हो जाएगा R12, क्या हो जाएगा R12। वेक्टर AB बराबर क्या हो जाएगा R12 एंड वेक्टर OB का मान हो जाएगा R2 और वेक्टर OA का मान क्या हो जाएगा R1, यानी कि वेक्टर R12 इक्वल टू वेक्टर R2 माइनस R1। इस सदिश के अनुदिश अगर हम एकांक सदिश निकालें तो एकांक सदिश होता है R12 कैप इक्वल टू वेक्टर R12 अपान R12, जहां पर R12 क्या है, इसका परिमाण है, इसका इस सदिश का परिमाण है। बात समझ में आई। वेक्टर R12 लिखा है अपान R12 लिखा, तो जो R12 है ये क्या है, इसका परिमाण है। इसी प्रकार Q2 से Q1 की ओर अगर हम देखें, Q2 से Q1 की ओर, तो ये दिशा इसकी बदल जाएगी, ये वेक्टर BA हो जाएगा। वेक्टर BA इक्वल टू वेक्टर OA माइनस वेक्टर OB। देन R21, देखिए यहाँ R12 था, यहाँ क्या हो जाएगा R21, वेक्टर R21 इक्वल टू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। जस्ट उसके जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। देन R21 कैप इक्वल टू वेक्टर R21 अपान वेक्टर अपान R21। अब ये R21 क्या है, ये फिर से उसका वेक्टर R21 का क्या है, परिमाण है। क्लियर। अब Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल, तो आवेश दो हैं Q2 और Q1 या Q1 और Q2, तो आपको पता है F इक्वल टू फार्मूला क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, कूलाम के नियम का। उसी से हम लिखते हैं F12 बराबर 1 अपान वेक्टर F12 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान BA स्क्वायर। क्यों, क्योंकि Q2 से Q1 पर निकाला जा रहा है, तो इसका हो जाएगा BA स्क्वायर, यानी यहाँ पे लिखा भी है BA के अनुदेश। तो अब वेक्टर F12 इक्वल टू 1/4πε0 BA है क्या, BA आपका है क्या, ये हो गया R21 स्क्वायर। क्या हो गया R21 स्क्वायर, और यहां पर सदिश लिख दिया जाएगा R21 कैप। इक्वेशन हो गई आपकी फर्स्ट, क्या हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये देखिए BA के बारे में ही तो निकाला था यहाँ पे इससे। अब वेक्टर F12 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान, अब देखिए हमने यहाँ पे निकाला है वेक्टर R21 बराबर वेक्टर R21 बराबर R21 कैप बराबर वेक्टर R21 अपान R21। तो देखिए जब हम यहाँ पर R21 कैप हटाएंगे तो R21 कैप के स्थान पे रख देंगे वेक्टर R21 अपान R21। तो देखिए जब यहाँ पर हमने R21 कैप हटाया तो देखिए ये वेक्टर R21 आ गया। यहाँ पे R21 R स्क्वायर 21 था, अब देखिए यहाँ पर एक और तो पावर बढ़ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी R³ 21 हो जाएगी बच्चों। यानी कि अब यहाँ पर कैप हट गया, वेक्टर रूप में आ गया। अब देखिए वेक्टर R21 का हमने मान क्या निकाला है, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, तो वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। इसके अतिरिक्त R21 बराबर हम क्या रखेंगे, तो देखिए चूंकि वेक्टर R21 बराबर वेक्टर R1 माइनस R2, अतः R21 इक्वल टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2। तो जब R21 के स्थान पे मॉड ऑफ R1 माइनस R2 रख देंगे, अब इसका क्यूब था तो क्यूब कर दिया। इस तरीके से ये F12 वेक्टर F12 का मान हमें मिल गया। इसी प्रकार Q1 द्वारा Q2 पर आरोपित बल है, तो जब Q1 द्वारा Q2 पर आरोपित बल है तो ये हो गया F21। क्या हो गया F21, देखिए यहाँ F12 था तो यहाँ F21 हो गया। 1/4πε0 Q1 अपान Q2 AB स्क्वायर, अब इसकी दिशा कैसे हो गई, A से B की ओर हो गई। या फिर अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर F21 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर 12। इसके साथ सदिश लग गया R12 कैप,
r12 कैप। अब देखिए फिर से आगे उसी तरीके से यहां भी करेंगे, F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब देखिए R12 कैप इक्वल टू, यहां पे मैंने लिखा है, क्या लिखा है, वेक्टर R12 अपान R12 इसका परिमाण। तो अब देखिए जब इसको हम हटाएंगे तो इसके स्थान पे ये रखेंगे, यानी R12 वेक्टर अपान R12। और ये देखिए पहले से ये R12 स्क्वायर था, तो अब आगे अगर हम चलेंगे तो F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12 का आप देखिए क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यूब, और वेक्टर R12 सेम ऐसे ही जैसे इसको लिखा है वैसे ही इसको लिखा है, सेम ऐसे ही यहां पर क्या हो जाएगा, F21 वेक्टर F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब देखिए R12 का मान क्या था, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, तो वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 अपान मॉड ऑफ R2 माइनस वेक्टर R1 का क्यूब हो जाएगा। तो देखिए बच्चों यहां पर क्या था, R1 माइनस R2 था, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, यहां पे क्या आया, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। इससे ये ज्ञात होता है कि जब F12 का मान निकाल रहे हैं और जब F21 का मान निकाल रहे हैं तो बाकी डिजिट तो सब वही आ रही, लेकिन यहाँ पर जस्ट ये इसके विपरीत आ रहा है, यानी इससे ये ज्ञात होता है वेक्टर F12 इक्वल टू माइनस का वेक्टर F21 माइनस का वेक्टर F21। इस तरीके से इससे यह ज्ञात होता है ये परिमाण में तो बराबर हैं लेकिन दिशा में क्या है, भिन्न है। क्लियर बच्चों, वेक्टर F12 इक्वल टू नेगेटिव वेक्टर F21, इससे हमें एक चीज और भी पता चलती है कि कूलाम का जो नियम होता है वो न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का पालन करता है, क्योंकि गति विषयक तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। किसी भी वस्तु पर हम जितना बल लगाते हैं वह वस्तु स्वयं हमारे ऊपर विपरीत उतना ही बल आरोपित करती है, तो इससे ये भी ज्ञात होता है। अब कूलाम के सदिश स्वरूप का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो फर्स्ट है, दो बिंदु आवेश एक दूसरे पर बराबर बल किंतु विपरीत दिशाओं में लगाते हैं। क्या करते हैं, दो बिंदु आवेश एक दूसरे पर बराबर बल किंतु विपरीत दिशाओं में लगाते हैं, अर्थात F12 वेक्टर F12 इक्वल टू माइनस का वेक्टर F21। दूसरा है आपका, दो बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल एक केंद्रीय बल होता है। दो बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल एक केंद्रीय बल होता है, अर्थात यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।